Recording the message here, screen share में। हाँ मैम। तो हम लोग का क्वेश्चन जो बाकी है उसमें है क्वेश्चन नंबर 9, 11 और उधर इलास्ट्रेशन से। तो क्वेश्चन मैंने कल जो है नोट डाउन किया है, ठीक है। 4, 9 और 16 इलास्ट्रेशन में, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलते हैं उसमें ये दो बाकी है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये तो करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर समय हुआ तो ये करेंगे, क्योंकि ये तो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेशली 9 वाला। फिर टाइम होगा तो 4, 9, 16 करेंगे, जिसमें से 4 जो है वो देखने में तो छोटा सा, मतलब उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बट करने में टाइम लगेगा, ठीक है। देखते हैं कितना हो पाता है। एक क्लास और लगेगा वो मुझे समझ में आ रहा है, बट आज कितना कवर होगा देखते हैं। 9, 11 तो जरूर, ठीक है। तो 11 वाला पहले करेंगे, ठीक है। 11 वाले में हमें यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेटेड जो है पीएल बनाने के लिए बोला है, ठीक है। बोल रहा है चांद लिमिटेड एंड इट सब्सिडियरी सितारा लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004। इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2022, मतलब ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एज ऑन दिस मतलब क्लोजिंग स्टॉक, dividend income, other non-operating income, raw material consumed, selling distribution expense, production expense, loss on sale of investment, sale and other operating income, wages and salaries, general and administrative expense, royalty paid, depreciation, interest expenses, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है अदर इंफॉर्मेशन में दे दिया है यहाँ पर कुछ पॉइंट, फिर बोला है देखो, प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ चांद लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरी सितारा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 एज पर शेड्यूल 3। मतलब जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, शेड्यूल 3 से कैसे करके बनता है। तो पहले ये हेडिंग बना लेते हैं कि क्या करना है, उसके बाद वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्सोलिडेटेड statement of profit and loss of Chand Limited and its subsidiary Sitara Limited for the year ended 31st of March 20x 31st March 20x। अच्छा, स्ट्रक्चर भी बना लेंगे, क्योंकि वो तो हम लोग को पता ही होता है कि क्या क्या लिखना होता है, तो वो तुम लोग खुद से बनाते जाओ ये सब। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फिर इसके बाद अदर इनकम। अगर हुआ तो ठीक है, नोट नंबर बाद में ही देंगे, पता नहीं क्या होगा नहीं। टोटल इनकम, सीपीसी एफपीओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन रेट, चेंजेस इन इन्वेंटरी,
Employee benefit expenses. Cost, depreciation and amortization. Other expenses. Total expense. Profit before tax. Provision for tax. Profit after tax. अब देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन एडिशनल वाला है वो चेक करते हैं। तो एडिशनल वाले में बोला है ऑन 1 सितंबर 20x1, 1 सितंबर को, ठीक है। अच्छा, ये ईयर एंड कब हो रहा है? मार्च वाला ही है। हाँ, मार्च वाला X4 और ये X1 बोला है। अच्छा, 1 सितंबर 20x1 चांद लिमिटेड। चांद लिमिटेड कौन है? होल्डिंग कंपनी है। एक्बर 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड अप इन सितारा लिमिटेड। अच्छा, तो 1 सितंबर 20x1 को होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन हुआ था। 5,000 इक्विटी शेयर उसने जो है परचेज किया था, मतलब होल्डिंग किया था। सितारा लिमिटेड पेड ए डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2003। द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय चांद लिमिटेड। बोल रहा है 31 March 2003 को 10% डिविडेंड मिला है सितारा लिमिटेड के तरफ से, मतलब सब्सिडियरी ने डिविडेंड दिया और होल्डिंग को डिविडेंड मिला। तो बोल रहा है इसका अकाउंटिंग ठीक तरीके से किया हुआ है, करेक्टली अकाउंटिंग हुआ है इसका। वैसे अकाउंटिंग होना क्या चाहिए? इसका अकाउंटिंग क्या होना चाहिए? वो सितारा शो करेगा ना। अलग थोड़ी होता है, कॉन्सोलिडेट में तो दोनों एक साथ होता है। सितारा क्यों शो करेगा? दोनों ही शो करेगा, एक पे कर रहा है एक रिसीव कर रहा है। बोलो। चैप्टर लास्ट होने जा रहा है, ये सब तो प्रैक्टिस है, मैंने पहले ही बोला है। डिविडेंड मिला है चांद लिमिटेड को, सीधा बात है। होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी से डिविडेंड मिला, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? चाहे कहीं भी दिखाना पड़े, कोई भी दिखाए। वैसे दोनों कॉन्सोलिडेटेड जब होता है तो दोनों का ट्रीटमेंट एक साथ ही दिखता है। फिर भी हम उसको छोड़ ही देते, चलो वो अगर नहीं भी याद है तो फिर भी ये इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? डिविडेंड क्या है? खाते हैं इसको, क्या करते हैं? अरे कुछ डिविडेंड में प्रॉफिट सोचना के क्या होगा? प्री से होगा वो। कि पोस्ट होगा वो सोच के बोलना है। कुछ तो बोलो तुम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। में क्या कुछ पार्ट फ्री कुछ पार्ट पोस्ट आएगा? ऐसे अंदाजे से मैं कैसे बता सकती ये हूँ? क्योंकि देखो क्या एक्वायर किया है। 1 सितंबर को। देखो, सब तो दिया हुआ है स्क्रीन पे, देख के बताओ क्या होगा। हाँ, मुझे वही लग रहा है, कुछ पार्ट फ्री होगा कुछ पार्ट पोस्ट होगा, मतलब सितंबर तक, सितंबर से पहले तक फ्री और उसके बाद पोस्ट। बाकी लोग, सबको अपना अपना राय दो, सुने क्या क्या चल रहा है दिमाग में।
পুরোটাই পোস্ট ডিভিডেন্ড। करेक्ट, पूरा ही पोस्ट डिविडेंड होगा बिकॉज 1 सितंबर को एक्वर हुआ है, इसके बाद 31 मार्च का डिविडेंड दिया जा रहा है, तो बहुत साल बीत चुका है एक्वर होने के बाद। तो इसके बाद एक्वर के बाद जब भी डिविडेंड मिलता है वो पोस्ट होता है, प्री कहाँ से हो जाए, प्री होने का कोई चांस नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं ड्रॉ करके करने के लिए, ठीक है, ताकि अगर ना समझ में आए तो कुछ तो समझ में आए। ये ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2002 को, फिर नेक्स्ट 31 मार्च 2003 का बात हो रहा है, जबकि एक्वर यहाँ पर होगा। इसके बाद जो भी डिविडेंड रिसीव हो रहा है, जब भी रिसीव हो रहा है, इसके बाद का डिविडेंड, लेकिन कहीं ये नहीं बोला है कि इस पीरियड के प्रॉफिट से दिया जा रहा है, तब हमारा दिमाग में प्री पोस्ट आना चाहिए। जब बोल ही दिया है कि इस साल का डिविडेंड, तो ये तो एक्वर होने के काफी देर बाद का बात है, तो पूरा ही पोस्ट होगा। तो पोस्ट डिविडेंड होने से क्या होता है, बोलो। सही आंसर है पोस्ट डिविडेंड। पोस्ट डिविडेंड होने से क्या ट्रीटमेंट होगा, बोलो। पोस्ट डिविडेंड होने की ट्रीटमेंट होगी। प्री तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होता है, ये तो पहले ही कंसेप्ट में ही बताया हुआ। अच्छा नहीं पता है, कॉपी देख के बताओ, पता होना चाहिए। देखो चैप्टर खत्म होने जा रहा है, अगर तुम लोग बोलोगे अब नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते। 5-6 क्लास हो जा रहा है, अगर इसके बाद ये आंसर आए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पोस्ट डिविडेंड क्या होता है, देखो मैंने हिंट्स भी दे दिया। प्री होता है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट होता है, क्योंकि वो परचेज करना पड़ता है, उस प्रॉफिट से दिया जाता है। ये तो एक्वर होने के बाद तो दोनों एक ही हो गया ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अपना डिविडेंड को क्या दिखाएगा, बोलो। देखे देखे हो लो ठीक ठाक बोलो, एटलीस्ट देखे हो लो ठीक बोलो। এতক্ষণ লাগারই কথা না, এতক্ষণ অঙ্কটাই ऐड हो অনেকখানি হবে। जाएगा क्या? कहाँ ऐड होगा, मतलब उस पीएल में ईयर दिखाएंगे। में। हाँ ये। इनकम दिखाते हैं। अगर तुम लोग कहीं शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो डिविडेंड को कहाँ दिखाओगे, डिविडेंड इनकम नहीं होता है। बचपन में 11-12 में कभी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो, उसमें कभी डिविडेंड कहाँ लिखते हो, हाँ कहाँ लिखते हो डिविडेंड, ट्रेडिंग में पीएल में बैलेंस शीट में डिविडेंड का इनकम कहाँ लिखते पीएल पीएल में में। हो? तो बाय वो साइड कैसा इनकम होता है, मैंने भी कुछ नॉन दिन पहले ऑपरेटिंग। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाया, वहां भी बोला, अगर 11 का बात हाँ याद है तो नॉन फिर ये कहाँ ऑपरेटिंग में। ऐड होगा, यहाँ पर कहाँ दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब कौन सा है, अदर इनकम। अदर अदर इनकम। इनकम। ये सब तुम लोग को ही बताना चाहिए। देखो हम इतना बोलेंगे तो टाइम वेस्ट छोड़ के कुछ नहीं है, फिर सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है चलो, बताते जाते हैं, और क्या करें, हम लोग कुछ पढ़ पढ़ नहीं रहे ठीक से। इतना सारा हो गया इसीलिए मैंने पूछा, नहीं तो हम ही तो बताते रहते हैं हर एक चीज। मुझे तो एग्जाम देना है नहीं ना। ये मुझे कब का आंसर मिल जाना चाहिए, ये हम 10 मिनट से डिस्कस कर रहे हैं, ये हो जाना चाहिए। तुम लोग को बोलना चाहिए था कि पोस्ट डिविडेंड इनकम दिखेगा पीएल में, कहाँ दिखाएंगे, अदर इनकम में। बस ये तो आसान था इसलिए पूछा। अगर बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट बताना होता तो भी हम समझ लेते कि चलो भाई थोड़ा ट्रिकी होता है, वो भी ट्रिकी नहीं। अगर बैलेंस शीट में दिखाना होता है तो पीएल से लेस करके दिखाना होता है, मतलब डिविडेंड जो कंपनी पे कर रहा है उसके प्रॉफिट से उतना डिविडेंड चला जाएगा, ठीक है। और इनकम वाला तो अपना पीएल में दिखाएगा, तो वो तो हम लोग पीएल बना रहे तो उसका पीएल में ट्रीटमेंट दिखाएंगे, ठीक है। और अगर बैलेंस शीट बनाने बोलता तो अलग बात था। ठीक है चलो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें क्या आ जाएगा, नॉर्मल सेल्स आ जाएगा। चलो हम फटाफट बता देते हैं, ये ज्यादा टाइम का क्वेश्चन था नहीं वैसे भी। ये हो गया, ये पॉइंट डिस्कस हो गया। चांद लिमिटेड ने गुड्स बेचा है। चांद लिमिटेड कौन है, होल्डिंग कंपनी, इसने गुड्स बेचा है इतने रुपए का, ये सेलिंग प्राइस है, टू सितारा लिमिटेड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया था वो था 20% ऑन कॉस्ट, इस बार है सेल प्राइस, तो दो अलग चीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें देखना है। इन्वेंट्री ऑफ सितारा लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 70,000, 1,75,000 में से 70,000 अभी तक सितारा लिमिटेड के पास पड़ा हुआ है, जो उसने चांद लिमिटेड से लिया था। तो ट्रीटमेंट मुझे इसका करना पड़ेगा, इसमें जितना भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है
उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, उतना प्रॉफिट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से लेस कर देंगे। किसके क्लोजिंग स्टॉक से लेस करना पड़ेगा, जिसके क्लोजिंग स्टॉक में ये इंक्लूडेड है, मतलब सितारा लिमिटेड के क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट इंक्लूडेड है, उस प्रॉफिट को हटा देंगे। बिकॉज प्रॉफिट अभी हम लोग के लिए नोन हो गया है, क्योंकि चांद लिमिटेड और सितारा लिमिटेड होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन में है, तो फिर इनका ये थोड़ी ना प्रॉफिट को अपने स्टॉक को, मतलब अब सितारा का स्टॉक इसका स्टॉक है, तो ये अपने स्टॉक में प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, इसीलिए वो प्रॉफिट को एलिमिनेट करेगा। और एक ट्रीटमेंट क्या होगा, इस स्टॉक को बेचते हुए उसने जो भी प्रॉफिट कमाया, मतलब यही वाला अमाउंट, वो अपने पीएल से क्या करेगा, लेस करके दिखाएगा उतना प्रॉफिट। ठीक है, ये हो जाएगा ट्रीटमेंट। फिर बोल रहे हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ सितारा लिमिटेड इंक्लूड 21,250 पेड टू चांद लिमिटेड एज ब्रोकरेज। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा जो सितारा लिमिटेड मतलब सब्सिडियरी कंपनी का है, उसमें 21,250 चांद लिमिटेड को देना है। ठीक है, एज ब्रोकरेज, मतलब ब्रोकरेज का खर्चा बेसिकली जो सितारा चांद को पे करने वाला है, लेकिन क्योंकि अब इनमें होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन हो गया है, तो ये खर्चा उसे और होल्डिंग को पे नहीं करना पड़ेगा, और होल्डिंग को इतने का इनकम नहीं जाएगा। ठीक है, तो 21,250 का दो ट्रीटमेंट होगा। एक तो होल्डिंग मतलब जो चांद लिमिटेड है, ठीक है, मतलब जो होल्डिंग कंपनी, वो अपने इनकम से लेस करके दिखाएगी, और ये अपने एक्सपेंसेस को क्या कर देगी, कम करके दिखाएगी कि मुझे इतना खर्चा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि ये अगर देना ही है तो बात तो ये होगा ना कि इसको मिलेगा, चांद को, सितारा को देना है, तो वो दोनों तो एक ही है, तो फिर 21,250 रुपए अपने घर पे ही तो आने हैं। ठीक है, अब वो अपने ही घर के लोगों से क्या लेना, तो इसीलिए उसको न्यूट्रल कर देना है, तो वहां से एक जगह, दोनों जगह से एक्सक्लूड हो जाएगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है चांद लिमिटेड का, जिसमें 28,000 पेड टू सितारा लिमिटेड। अब देखो इसका खर्चा ये सितारा को पे करने वाला था एज ए कंसल्टेंसी फीस, तो अभी पे नहीं करेगा, तो चांद लिमिटेड अपने खर्चे से ये लेस करेगा, और सितारा लिमिटेड अपने इनकम से ये लेस करेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि उसका इनकम कम हो जाएगा, वो और थोड़ी ना चांद से पैसा मांग पाएगा। सितारा लिमिटेड यूज्ड सम रिसोर्सेज ऑफ चांद लिमिटेड एंड सितारा लिमिटेड पेड 5,000 टू चांद लिमिटेड एज रॉयल्टी। अब फिर से बोल रहा है सितारा लिमिटेड जो है वो कुछ रिसोर्सेज यूज कर रहा है, तो उसके लिए रॉयल्टी दे रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पे 5,000 टू चांद लिमिटेड, चांद लिमिटेड को पे करना था, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब चांद लिमिटेड का इनकम है, चांद लिमिटेड अपने इनकम से इसे लेस करेगा, और सितारा लिमिटेड अपने एक्सपेंसेस से इसे लेस करेगा। कंसल्टेंसी फीस, रॉयल्टी, ब्रोकरेज रिसिप्ट इज टू बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ठीक है, वही बोल रहा है कि इसे हमें ऑपरेटिंग रेवेन्यू की तरह ट्रीट करना है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू में ट्रीट करना है, मतलब ये तीनों पॉइंट मेरा कहाँ दिखाना चाहिए, रेवेन्यू मतलब इनकम। ठीक है, तो जिसका इनकम है, क्योंकि देखो ये हर एक चीज, एक का इनकम है, एक का एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस में तो अपने अपने हेड में चला जाएगा, तो एक्सपेंसेस में ये तीनों कौन से हेड में जाएगा, सीएफ सीएफ डीओ के अंदर, क्या बता सकते हो तुम लोग? अदर एक्सपेंस। हाँ, उसमें चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बोल दिया इसे ऑपरेटिंग रेवेन्यू दिखाना है, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब कौन सा, दो रेवेन्यू है ना, ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब कौन सा, रेवेन्यू मतलब तो दो होता है, एक ये वाला भी इनकम है रेवेन्यू, ये भी इनकम मतलब रेवेन्यू होता है, तो इसमें से ऑपरेटिंग कौन सा है, ऑपरेटिंग तो वही रेवेन्यू। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नॉर्मली हमें क्या लगेगा कि ये सारे इनकम कहाँ दिखाने चाहिए, कंसल्टेंसी फीस, रॉयल्टी, ब्रोकरेज, ये नॉर्मली हमें क्या लगेगा, कहाँ दिखाना चाहिए, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कहाँ अदर दिखाते हैं, इनकम। अदर इनकम, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया है कि इसमें नहीं दिखाओ, अगर इसमें दिखाने बोला है तो उसमें नहीं दिखाने बोल रहा है ना, इसका मतलब। ऑपरेटिंग इज टू बी तो कंसिडर्ड एज फिर ऑपरेटिंग। इसका मतलब हम लोग को इसको यहाँ नहीं दिखाना है, जबकि नॉर्मली कुछ नहीं बोलता तो हम लोग यहीं पर दिखाते। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें दिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हर जगह दिखाने से होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये हम लोग को बोल दिया है तो हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, बस। और यहाँ पर और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बस छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि हम लोग का वो बैलेंस शीट आइटम होता है। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, ये जो बोला है ये हम लोग का चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड में चला जाएगा, लेकिन मैंने पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाला पॉइंट बनाया ना, नोट नंबर 1, तो वही वाला कर लेते हैं। डिविडेंड इनकम ये अदर इनकम में जाएगा, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम।
ये भी अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब अदर इनकम में चला जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम ये सब खर्चा दे रखा है, ठीक है। ये रहा सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम, पहले ये आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, सबसे पहले ये लिख देंगे सेल्स एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू। सी लिमिटेड और एस लिमिटेड, मैंने वो चांद और क्या था सितारा उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो 33,25,000 और 19,07,500। बोलो कितना हो रहा है इसका टोटल। 500 तो हो रहा है, ये दिख रहा है मुझे यहाँ। 7, 5, 12। 32,32,000। 32,500 होगा ना, लेस इंटर कंपनी सेल्स, ठीक है। इंटर कंपनी सेल्स क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ के देखा ना। देखो बाकी सब कुछ भी हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, लाइक वेजेस एंड सैलरीज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रॉयल्टी, डिप्रिशिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेल हुआ है, चांद ने जो गुड्स बेचा है 1,75,000 का, तो वो हमें सेल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ही वो सेल इंक्लूडेड है, तो इंटर कंपनी सेल पूरा पूरा एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। 1,75,000, तो एक दूसरे को जो सेल किया गया था, तो कौन सेल किया था, चांद लिमिटेड ने सेल किया था, होल्डिंग ने सेल किया था। तो होल्डिंग अपने सेल्स, ये तो उसका सेल्स है ना, जैसे हम लोग ट्रेडिंग में बाई सेल्स लिखते हैं, तो उसमें से उसने सब्सिडियरी को जो बेचा था वो सेल हमें एलिमिनेट कर देना, क्योंकि उसका प्रॉफिट या फिर वो कुछ भी तो हमें रखना नहीं है ना। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये प्रॉफिट वगैरह का ट्रीटमेंट, तो ये क्या कलर वलर हो गया, अच्छा ठीक है। फिर बोल रहा है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हम लोग को यहाँ पर बोल दिया है, कंसल्टेंसी फीस, ये सब हम लोग को यहाँ पर क्या दिखाना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू बोल के, तो जिसके लिए भी वो इनकम रहा हो, ठीक है। हमें तो लेस करना है, हम तो अलग अलग दिखा भी नहीं रहे कि किसका पर्टिकुलर इससे कौन सा लेस होगा, इससे कौन सा लेस होगा, ठीक है। हमें उतना दिखाने का जरूरत नहीं होता, हम लोग नॉर्मली ये इनकम जिसके लिए है, क्योंकि ये तीनों एक्सपेंसेस ही एक पार्टी के लिए इनकम, एक पार्टी के लिए एक्सपेंसेस है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्रोकरेज फीस, तो ब्रोकरेज फीस सितारा के लिए एक्सपेंस है और चांद के लिए इनकम है, तो इनकम से लेस होगा, तो चांद से मतलब ये वाला खर्चा इससे लेस होगा, ब्रोकरेज वाला, ठीक है। लेकिन हम लोग को अलग अलग दिखाने का जरूरत नहीं, हम लोग सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रोकरेज, पहले क्या ब्रोकरेज था, मैंने पहले ब्रोकरेज, हाँ ब्रोकरेज था, ठीक है। उसके बाद कंसल्टेंसी था, तो ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय सी लिमिटेड फ्रॉम एस लिमिटेड, 21,250। इंडिविजुअली करने पे इससे लेस होता है, बट उतना करने का जरूरत नहीं होता है। अच्छा, ब्रोकरेज के बाद ये देख लो, ये वाला कंसल्टेंसी फीस, ये किसका था, चांद लिमिटेड का एक्सपेंसेस था, मतलब सितारा का इनकम है, तो 28,000 एक्चुअली इससे लेस होना चाहिए, बट उतना दिखाना नहीं पड़ेगा, मुझे लेस करने से मतलब है, तो यहाँ पर कर देंगे कंसल्टेंसी रिसीव्ड बाय सितारा टू चांद, मैंने इतना ही लिखा है, ठीक है। तो ये हम लोग का 28,000, और हर एक एडजस्टमेंट का दो बार ट्रीटमेंट होगा, जैसे यहाँ पर इनकम के तौर पे लेस हो रहा है, फिर एक्सपेंसेस के तौर पे लेस हो जाएगा। और ये हो गया 28,000 हम लोग का। और ये इसके बाद है हम लोग का रॉयल्टी, रॉयल्टी किसका एक्सपेंसेस है, किसका इनकम है, सितारा लिमिटेड यूज सम रिसोर्स, अच्छा तो ये पे कर रहा है, मतलब चांद का इनकम है 5,000, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉयल्टी रिसीव्ड बाय चांद टू सितारा, ठीक है, रिसीव्ड बाय चांद फ्रॉम सितारा,
ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन बता दो कितना हो रहा है आउटर कॉलम में। 50,03,250. 50,03,000। अदर इनकम, अदर इनकम में फिर क्या आएगा ये बताओ। अदर इनकम में क्या आएगा देखो, यहाँ पर से पहले चेक कर लो कुछ अदर इनकम में जाएगा कि नहीं। जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो पीएल का आइटम है नहीं, फिनिश्ड गुड्स वाला है दोनों ही, लेकिन वो चेंजेस इन स्टॉक इन ट्रेड में जाएगा। डिविडेंड इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो ये देखो पॉइंट आ रहा है तो हम बोल भी रहे, जोर देके जा रहा। बोलो कौन कौन सा आएगा। डिविडेंड इनकम, अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये सब तो एक्सपेंस है, इसका छोड़ो, ये तो नहीं आएगा ना। इनकम बोलो क्या है। अदर Dividend इनकम, and non-operating. डिविडेंड और अदर नॉन अदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग। इनकम। तो लिखो डिविडेंड इनकम। अच्छा, डिविडेंड इनकम में एक एडजस्टमेंट होगा कि नहीं, स्टार्टिंग में ही पूछा था। बोलो, स्टार्टिंग में पूछा था कौन डिविडेंड हाँ डिस्ट्रीब्यूट किया। होगा। अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने वो डिस्कस किया ना, किसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। 43,750। बोलो किसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया। सितारा ने। तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो देखो ये जो डिविडेंड इनकम दिया हुआ है ये तो 31 मार्च का दिया हुआ है ना। तो मुझे एक चीज बोलो कि ये डिविडेंड इनकम जो है ये चांद लिमिटेड का जो है एज मतलब क्या था, एज लिख दिया ये गलती से ना। हाँ। ये नाम अलग है, ये नहीं है। नाम मुझे क्या देना है इसमें, एस। अच्छा, तो ये होल्डिंग, ये सब्सिडी, तो इन्होंने जो डिविडेंड रिसीव किया तो होल्डिंग का ये जो, ये तो होल्डिंग है ना, ये होल्डिंग का जो 1,60,000 का डिविडेंड रिसीव्ड है, क्या इसमें ये वाला डिविडेंड भी इंक्लूडेड है जो होल्ड सब्सिडियरी ने इसे दिया। मतलब क्योंकि इसको इसने शेयर होल्ड किया था तो इसको भी मिलने वाला है ना, मतलब मिल चुका है ऑलरेडी, क्योंकि 31 मार्च का ही ये बना हुआ है। ये देख लो 31 मार्च 2004 का, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या उस डिविडेंड में ये डिविडेंड भी इंक्लूड हो गया होगा। हाँ. क्योंकि पेड बोला है ना 31 मार्च 20 X3 को, तो अगर ये डिविडेंड पे हो गया है तो फिर हमें ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा। मतलब उस डिविडेंड का तो कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करेंगे। डिविडेंड इनकम है तो वो अदर इनकम में आ जाना चाहिए। अगर इसमें इंक्लूडेड है तो क्या हम एक ही चीज को दो बार दिखाए। अगर हम फिर से यहाँ पर दिखा देंगे कि एड डिविडेंड रिसीव्ड बाय सब्सिडियरी कंपनी, तो क्या वो दो बार नहीं हो जाएगा, इसमें तो ऑलरेडी वो इंक्लूडेड है। হ্যাঁ তো কিছু করতে হবে না. হ্যাঁ, কারণ ওটা তো অলরেডি ওটার ভেতরে কি আছে। डिविडेंड इनकम 1,68,000 चांद लिमिटेड का और सितारा लिमिटेड का 43,750। ठीक है, अब इसने जब डिविडेंड दिया, ठीक है, इसने जब डिविडेंड दिया तो इसको जो डिविडेंड मिला है वो तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हमें ये अगर इंक्लूडेड है तो फिर हमें इसको तो और इंक्लूड करने का तो जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि देखो यहाँ पर सितारा लिमिटेड पेड ए डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2003। द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय चांद लिमिटेड, मतलब करेक्टली अकाउंटिंग किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो इसको तो कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया। डिविडेंड इनकम ऐड करो कितना हो रहा है, 168,43,750 दोनों ऐड करने से 2,11,25,750। 750 तो हो रहा है, 8 3, 11। हाँ 11, और ये 4 5 6 11, 2,11,750। ठीक है, अच्छा और क्या आएगा।
अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये 35 और 10,500, तो यहाँ पर लिखते हैं अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सी लिमिटेड का 35,000 और एस लिमिटेड का 10,500। ठीक है, 10,500। देख लेते एक बार सही लिखा तो नहीं मैंने। हाँ, अच्छा। और एक है देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो हम लोग वहां दिखा सकते हैं, कहाँ बोलो तो, इसको एक कहाँ दिखा सकते हैं, लॉस कहाँ दिखा सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, इधर में से कहीं दिखा सकते हैं, या फिर लेस करके इनकम से दिखा सकते हैं। अगर इधर दिखाना चाहे तो कौन से हेड में दिखेगा, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, और अगर हम लोग चाहे तो इसको और एक तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट बेच के लॉस है। ठीक है, तो अगर हम लोग चाहे तो हमारे अदर इनकम को भी कम करके दिखा सकते हैं, वैसा भी होता है। ठीक है, कि ये इन्वेस्टमेंट बेच के क्योंकि लॉस है, और ये सब देखो इन शेयर का ही दिख रहा है। ठीक है, डिविडेंड इनकम वगैरह, तो हम लोग चाहे तो यहाँ से भी लेस करके दिखा सकते हैं, या फिर अदर एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं, दोनों ही सही ट्रीटमेंट होगा। तो किसका लॉस है, चांद लिमिटेड का लॉस है। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ भी दिखा सकते हो, वहां भी दिखा सकते हो, तो चलो यहाँ दिखा देते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 26,250। ठीक है, तो बोलो ये कितना आ जाएगा नेट करके, 45,500 माइनस ये वाला कितना हो रहा है, 0,5 19,250। 19,250। ठीक है, 19,250 हो गया। अच्छा, ये दोनों ऐड करने से और तो कुछ नहीं है, बोलो ये दोनों ऐड करने से कितना होगा, 2,31,000। 2,31,000। ठीक है, ये हो गया। फिर नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, उसमें था सीपीसीएफडीओ, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में कौन सा आ जाएगा, देखो कहाँ पर है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दे दिया है 1393, 4,72,500, तो यहाँ पर लिखते हैं सी लिमिटेड 1393 और एस लिमिटेड 4,72,500। ठीक है, 4,72,500, 4,72,500। अच्छा, ये दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 18,65,500। ठीक है, 18,65,500। अब जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से 1,75,000 लेस किया था ना, जो इंटर कंपनी सेल्स था, तो ये ऐसा हम लोगों ने वो जो लास्ट क्लास कंसोलिडेटेड पीएल बनाया था, वहां भी सेम ट्रीटमेंट किया था कि इन्होंने ये सेल किया तो इन्होंने परचेस किया, तो परचेस क्या करेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर रॉ मटेरियल ही परचेस किया होगा, तो इंटर कंपनी सेल जैसे लेस होगा वैसे इंटर कंपनी परचेस भी लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से लेस कर देंगे परचेस, क्योंकि एक ने सेल किया एक ने परचेस किया, तो परचेस किसने किया था, तो वो वाला होल्डिंग ने सेल किया था, तो परचेस किया है, परचेस बाय एस लिमिटेड फ्रॉम सी लिमिटेड। ठीक है, तो 1,75,000 का एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि सारा एडजस्टमेंट दो जगह पे तो होना ही चाहिए, एक के लिए सेल है एक के लिए परचेस है, तो एक ने खर्चे से लेस कर दिया एक ने अपनी इनकम से लेस कर दिया। हाँ, तो अब कितना आ जाएगा ये वाला लेस वेस करके, 16,90,500। 16,90,500। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट नोट नंबर 4। अच्छा, सीपी परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो कुछ है नहीं, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मेरे हिसाब से क्या है कि क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपनी है, तो ये वाला पॉइंट तो इसका आएगा नहीं। ठीक है, अच्छा, चेंजेस इन इन्वेंट्री आ जाएगा इसके बाद, चेंजेस इन इन्वेंट्री यहाँ पर लिखेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्री, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री इसमें हमें लिखना पड़ेगा
एस लिमिटेड का लिखेंगे और सी लिमिटेड का। अच्छा, सी लिमिटेड का ओपनिंग क्या होता है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो कौन सा होगा? 4,20,000 माइनस 8,57,500, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4,20,000 माइनस 8,57,500 कितना होगा? 4,37,500. और एस लिमिटेड का 3,01,000 और 3,76,000, 3,01,000 3,76,000 कितना आएगा? एक मिनट देख लेते हैं। 3,76,250 है, गलत लिख दिया, रुक जाओ। हाँ, 75,250. 75,250 टोटल 5,12,750. 5,12,750। और इससे हमें क्या लेस करना पड़ेगा बोलो? यहाँ तो स्टॉक में क्या लेस करना पड़ेगा? स्टॉक के वैल्यू में जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है उसे हटाना पड़ेगा, मतलब क्या बोलते हैं उसे? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ठीक है, कौन अपने स्टॉक से हटाएगा? किसको पता है? देखो, बेचा था होल्डिंग नहीं, यानी चांद लिमिटेड ने बेचा था। किसको बेचा था? सितारा लिमिटेड को। कितने प्रॉफिट में बेचा था? ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। लास्ट क्लास में कॉस्ट प्राइस में था, ये मैंने बोला था। तो कितने प्रॉफिट, कितने क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? क्या 1,75,000 पूरा, या जो बिका नहीं उस पर निकालना पड़ता है? उसको बोलते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, क्योंकि जो बिक गया उसका तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो स्टॉक तो जुड़ेगा ही नहीं, तो फिर उसमें क्या चिंता? तो किस पे निकालोगे? Closing stock. कौन सा अमाउंट पे? 1,75,000 या 70,000? 70,000. 70,000 पे कितना होगा प्रॉफिट? बोलो, 70,000 पे निकालेंगे, बताओ प्रॉफिट कितना? ये होगा 70,000, जो ये सेलिंग प्राइस ही है ना, हम्म तो इस पे भी ये 20% ही होना चाहिए। सही है, मतलब 20% ही होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस है, वन तो फिफ्थ। इसको कुछ चेंज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस पे बोला, यही सेलिंग प्राइस है। तो ये हो गया मेरा 14,000। इतना अनरियलाइज प्रॉफिट लेस हो जाएगा, तो कितना बच रहा है? ये वाला 750 और ये 498। 4,98,750। ठीक है, ये हो गया 4,98,750। CPC हो गया। नोट नंबर 5, CPCE, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ठीक है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें से क्या आ जाएगा? ये देखो, मैंने यहाँ दिखा रखा है, बोलो कौन सा आएगा? एक ही है, एक ही है, वेजेस वेजेस एंड एंड सैलरी। सैलरीज एक ही दिया हुआ है, कुछ है ही नहीं इसमें। तो सी और एस दोनों को ऐड कर देना है बस, कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं। 1330 2,45,000, देख लो कितना आ रहा है। 1575। 1570। अच्छा, CPCEF, एफ मतलब फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अच्छा इसमें भी कौन सा आएगा? यहीं पर दिख रहा है। और तो कुछ इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट है नहीं। इंटरेस्ट एक्सपेंस 17,500 5250, 17,500 5250, 17,500 है सी लिमिटेड का और ये है एस लिमिटेड का। तो टोटल कितना हो जाएगा? 22,750। 22,750। ठीक है, अच्छा CPCEF डी, डी मतलब डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन।
बताओ सी और एस, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो सीधा सीधा डिप्रिशिएशन लिखेंगे तो हो जाएगा 31,500 और 14,000। 31,500 और 14,000। 45,500। 45,500, ठीक है। CPCEFDO, नोट नंबर 8, अदर एक्सपेंस। अच्छा, अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, तो अब यहाँ से देखते हैं। इक्विटी, फिनिश गुड्स, ये सब हो गया। डिविडेंड इनकम हो गया, ये सब तो इनकम था। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ये रहा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन एक्सपेंस, सेल एंड अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये भी नहीं होगा। पहले ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो पहले ये लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। सी लिमिटेड का और एस लिमिटेड का, ठीक है। तो सी लिमिटेड का है 3,32,500 और 1,57,500, ठीक है। 1,57,500, ये तो इधर लिखा है, हाँ ये इसका हुआ 3,32,500, 3,32,500, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो रहा है, ये टोटल हो जाएगा 0,0,5, 4,90,000। अब इसमें से क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसका एक्सपेंस था सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जिसको इन्होंने कुछ और नाम से बोल रखा है बट वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हेड में आएगा, वो तो हमें बता ही रखा है, जैसे कि ये वाला ब्रोकरेज फीस। तो ये एक्सपेंसेस किसका था, सितारा लिमिटेड का, तो वो अपने एक्सपेंसेस से ये लेस कर देगा, क्योंकि इतना खर्चा और उसे पे नहीं करना पड़ेगा, तो उसको इन्होंने ब्रोकरेज बोल रखा है, तो हम भी वही लिखेंगे, ब्रोकरेज रिसीव्ड बाय सी लिमिटेड फ्रॉम एस लिमिटेड, या फिर इस केस में लिख सकते हो पेड बाय एस लिमिटेड टू सी लिमिटेड, वैसे लिखने से भी होगा। और ये वाला अमाउंट है 21,250, ये लेस हो जाएगा 21,250, तो लेस करने से कितना आ जाएगा ये वाला, 4,68,750. 4,68,750, ठीक है। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बाद और क्या आएगा, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 3,15,000 और 1,40,000, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 3,15,000, 1,40,000, 3,15,000, 1,40,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एक 5 3 4, मतलब 4,00,000, 4,55,000। एक बार देख लो सही हुआ है कि नहीं। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सी और एस, ठीक है। तो सी लिमिटेड का 2,80,000, 1,22,500, 2,80,000, 1,22,500, तो ये पहले ऐड कर लेते हैं। 4,02,500 आ रहा है, लेस कर देंगे कंसल्टेंसी। इसमें इन्होंने जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में कंसल्टेंसी बोल रखा है, हाँ चलिए, ये वाला कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस रिसीव्ड बाय एस फ्रॉम सी 28,000, ये कितना होगा माइनस करने के बाद 28,000, Three lakh 40. 74 होगा ना, देख लो। Consider. रॉयल्टी, इसके बाद रॉयल्टी का हेड क्यों किया पता है, इन्होंने ये खर्चे को तो रॉयल्टी बोला है,
सम रिसोर्सेज, एक तो रॉयल्टी यहाँ है और एक यहाँ पर भी है। अच्छा, रॉयल्टी हिट करना पड़ेगा, इसका तो कुछ अलग नाम दिया नहीं है। तो रॉयल्टी पेड है 5,000 रुपए सितारा लिमिटेड का, नहीं सॉरी चांद लिमिटेड का, ठीक है चांद लिमिटेड दिया हुआ है। बात नहीं तो ऐसा है, तो फिर ये सी रॉयल्टी पेड। तो रॉयल्टी पे किया है एस लिमिटेड का, रॉयल्टी का खर्चा है कितना 5,000, ठीक है। और यहाँ जो नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखो, यहाँ पर किसने रॉयल्टी पे किया है, एस लिमिटेड ने, और यहाँ पर बोला है सितारा लिमिटेड ने ही जो है ये पे किया है 5,000। तो ये भी जो है म्यूचुअल सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेस करेंगे रॉयल्टी, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। रिसीव्ड बाई सी लिमिटेड 5,000, ठीक है। क्योंकि और यहाँ पर जैसे बाकी सारे केसेस में क्या है, दोनों का था, इसके अलावा भी और खर्चा था, तो यहाँ पर सिर्फ 5,000 का ही रॉयल्टी का खर्चा है, वही वाला जो सब्सिडियरी ने होल्डिंग से लिया है। तो ये हो गया 0। अच्छा, ये सारा चीज ऐड करके कितना आ रहा है, 98,250. 8 लाख 12,98,250. 12,98,250। और तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो आप लिख लेते कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये 3 नंबर, ये 4, 5, 6, 7 और 8। तो अदर इनकम 2,31,000, 2,31,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 16,90,500, 16,90,500। चेंजेस इन इन्वेंट्री 498,750, 498,750। अच्छा, ये लेकिन नेगेटिव में होता है, ठीक है। अच्छा, और 5th नंबर में 15,75,000, 15,75,000, 15,75,000। और 6th नंबर में 22,750, फिर 45,500। देख लो ठीक लिख रहा है कि नहीं, अगर कुछ गलत है तो बता दो। 45,500, 22,750, 45,500, और इधर हो जाएगा 12,98,250, 12,98,250। अच्छा, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हो गया, इसका टोटल कितना होगा, 0,0,0 मतलब 250, और यहाँ पर हो गया 3 और 1 4, 3 2, ये 52,34,250। अच्छा, ये एडजस्ट करके कितना आ रहा है, 41,33,250. 41,33,250। अच्छा, और ये इससे ये लेस करो 52,34,250, 11,01,000. 11,01,000, मतलब 11 11,01,000, 11,01,000 ऐसे होना चाहिए। नहीं आ रहा है क्या, हाँ. लेकिन आंसर बोल रहा है 10,51। अच्छा, माइनस करो तो इसमें से 10,51 क्या गलत हुआ है, देखिए कौन सा एडजस्टमेंट, 10,51 माइनस करो, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,51,000. हाँ। इसमें से 10,50 कितना 50,000 आ रहा है, इसमें से 10,51,000 माइनस करो, क्योंकि आंसर है मेरा मैच करो। 50,000. 50,000, 50,000 का एडजस्टमेंट गलत हुआ है, तो 50,000 का एडजस्टमेंट कहाँ था, 50,000
सो यहाँ ये 5,000 इक्विटी शेयर अगर चांद लिमिटेड ने होल्ड किया था तो 10% डिविडेंड मतलब कितना डिविडेंड हो रहा है? 50,000. 50,000 ही हो रहा है। अच्छा, तो 50,000 का डिविडेंड हो रहा है। 50,000 का डिविडेंड इसका पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, तो ये तो इनकम ही दिखाएगा। इनकम दिखाएगा तो पीएल में जाना चाहिए, बैंक टू पीएल बोल के, ठीक है। तो पीएल तो अदर इनकम में तो जाना चाहिए, तो इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ से लेस कर रखा है। अच्छा, ये अदर इनकम से लेस कर दिया है, बट ये तो इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट सही नहीं किया था? ट्रीटमेंट भी तो सही है, ऐसा ही बोला है। रुको, यहाँ पर तो बोल रखा है कि द डिविडेंड वाज करेक्टली अकाउंटेड फॉर बाय चांद लिमिटेड। चांद लिमिटेड ने इसका सही ट्रीटमेंट किया। तो सितारा लिमिटेड से जो डिविडेंड मिला है, तो वो अगर 31 मार्च 2003 ईयर एंडेड को मिला है, और तब क्या इसमें ये इंक्लूडेड है? ऑब्वियसली वो इन्होंने भी ट्रीट किया है, बट इससे लेस कर दिया। डिविडेंड रियलाइज फ्रॉम सितारा लिमिटेड, यहाँ से लेस कर दिया। क्या करना है? अगर गलत ट्रीटमेंट होता तो फिर कुछ सोच सकते थे कि अगर इनको दिखाना चाहिए था इनकम, बट इन्होंने इनकम दिखाया नहीं है, तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सक्लूड कर दिया है डिविडेंड रियलाइज फ्रॉम सितारा लिमिटेड 10%, 50,000। इनकम सी लिमिटेड का एस लिमिटेड का, सी लिमिटेड की इनकम में ये जो इंक्लूडेड है ये लिस्ट कर दिया। एक्विजिशन के बाद इनकम ही होना चाहिए, नॉर्मल इनकम होना चाहिए। इसको तो नॉर्मल बैंक टू डिविडेंड इनकम दिखाना चाहिए। अच्छा, लेकिन जब हम लोग कॉन्सोलिडेटेड पीएल बनाएंगे तो कॉन्सोलिडेटेड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, इसीलिए एलिमिनेट कर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो एक्चुअली यहाँ पर बोल रहा है, इसका ट्रीटमेंट मैंने नहीं लिख पाया। पीएल में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? देखो, जब हम लोग का बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट होता है, तो बैलेंस शीट में हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं? पीएल के साथ इस डिविडेंड इनकम को हम लोग क्या करते हैं? डिविडेंड इनकम जो हो रहा है ये हम लोग बैंक टू पीएल बोल के दिखाते हैं, पीएल में वहां ऐड कर देते हैं, और जो पे कर रहा है उसके वहां से उतना प्रॉफिट लेस कर देते हैं, प्रॉफिट से उतना डिविडेंड को लेस कर देते हैं। बट जो एक नोट लिखवा देते हैं, देखो उसके कंसोलिडेटेड पीएल में नहीं आएगा, जैसे इंट्रा ट्रांजैक्शन होता है ना वैसे, तो ये लिखवा देते हैं। देखो यहाँ पर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट while preparing consolidated financial statement, dividend paid by subsidiary company
एलिमिनेट करना पड़ेगा, एज इट इज एन इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। ठीक है, और इट डज नॉट appear in consolidated पीएल। ये consolidated पीएल में appear करता नहीं है, ठीक है। और इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, जैसे कि एक बार अगर हम लोग एकदम स्टार्टिंग वाले पेज में जाते हैं, देखो यहाँ पर जब प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का बात आता है तो देखो, पोस्ट एक्विजिशन जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है उसको क्या ट्रीट करने के लिए बोला है, क्रेडिटेड टू पीएल। जो पीएल में क्रेडिट हो जाएगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, मतलब जब इंडिविजुअली इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब होल्डिंग को जब डिविडेंड मिला तो वो उसका ट्रीटमेंट क्या करेगा, वो उसको पीएल में क्रेडिट करके दिखाएगा। लेकिन जब कॉन्सोलिडेट होगा, ठीक है, तो बोल रहा है इसका नोट जो अभी मैंने लिखवा है, कॉन्सोलिडेट होता है क्योंकि ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, जैसे कि सेल का है ना इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, तो नॉर्मल जब सेल करोगे तो सेल दिखाओगे, लेकिन जब कॉन्सोलिडेट होगा तब हम लोग उस सेल को वहां से एलिमिनेट करते हैं। सेम यहाँ पर भी वही ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होगा, ये देखो, डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इंट्रा ट्रांजैक्शन होता है, ये कंसोलिडेटेड पीएल में नहीं आता है, ठीक है। तो फिर यहां से हम लोग को ये जो ये क्योंकि इंक्लूडेड है, वो ठीक था कि इंक्लूडेड है, 1,68,000 में पे हुआ था 31 मार्च को, तो उस डेट को ये इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर एक काम करते, लेस कर देते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, मतलब इसको लिखे क्या, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं डिविडेंड रियलाइज्ड फ्रॉम सितारा लिमिटेड, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन डिविडेंड रियलाइज्ड बाय एस लिमिटेड, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5,000 शेयर इसने होल्ड किया था, ठीक है, 5,000 शेयर इसने होल्ड किया था 100 रुपए करके, और 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड, तो ये हो जाएगा हम लोग का 50,000 लेस। तो 50,000 लेस होके ये कितना आएगा, कितना आ रहा है ये वाला, 1750। 161 होना चाहिए। हाँ, अब इसके साथ ये ऐड करने से, ये एडजस्ट करने के बाद 19 टू 50 ये कितना आ जाएगा, ठीक हुआ कि नहीं देख लेंगे। 1,81,000, अदर इनकम 1,81,000 कर दो और इसको ठीक कर दो। अब देखो कितना, 1,81,000, 250, 4, 8, 51, 51,84,250 माइनस करके अब देखो कितना है, अब तो वो आ जाएगा 50,000 का ही, वहां पर गलत हुआ था, मतलब कितना आ रहा है, हम लिख देते, बताओ इतना आ रहा है कि नहीं, इतना आना चाहिए, 10,51,000, अरे 10,51,000 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है लिख लो कंसेप्ट में, मतलब जो पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा था वहां अगर जगह है तो वहां भी लिख सकते हो। कॉन्सोलिडेटेड पीएल में जो है हम लोग का ये नहीं आता है, ठीक है। इंडिविजुअली पीएल में दिखा सकते हैं, बट कॉन्सोलिडेटेड एडजस्टमेंट में हम लोग ये वाला नहीं दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर 9 वाला करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9।
अभी हम लोगों ने 11 वाला किया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। फिर 9 में काफी सारा एडजस्टमेंट है। देखो 9 में क्या बोला है, बोल रहा है कि ए लिमिटेड एक्वायर 1600 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 20x1। तो पहले इतना लिख लेते हैं। ए लिमिटेड ने 1 जुलाई, ए लिमिटेड ने 1 जुलाई को, अच्छा तो 1 जुलाई मतलब ये यहाँ पर शायद ना हो, क्योंकि ईयर स्टार्टिंग और एंड होगा, ये दिसंबर बोला है, मतलब 31 दिसंबर मतलब जैन टू दिसंबर। तो 1 जुलाई हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बीच में ही होना चाहिए। 1 जुलाई 20x1 को ए लिमिटेड एक्वर 1600 शेयर्स ऑफ 1600 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद बोल रहा है ऑन 31 दिसंबर द बैलेंस शीट, ये 31 दिसंबर 20x1 का बैलेंस शीट है, 31 दिसंबर x1 का बैलेंस शीट है। तो ईयर स्टार्ट हुआ था 1 x0 को, नहीं सॉरी x0 कैसे होगा, x1 ही रहेगा ना, जैन टू दिसंबर है। अच्छा फिर बोल रहा है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस नोट्स बना है, करेंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल में देख लो क्या दिया है, 5000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड, 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप। तो बोलो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होगा, बी का टोटल शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का, 2000 शेयर से दे ही दिया है, 2000 शेयर्स में 1600 शेयर्स एक्वायर हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 80%। 80%। 1600 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80%। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 20%। अच्छा ठीक है, जनरल रिजर्व में ये बोल रखा है। अच्छा जनरल रिजर्व भी देखो, हमें किसका नोट डाउन करना चाहिए, बी लिमिटेड का, क्योंकि उसका ही हमारा प्री पोस्ट डिवाइड होता है। जनरल रिजर्व ईयर एंड में है 1 लाख और पीएल है 82,000, तो जनरल रिजर्व है 1 लाख ईयर एंड में, ठीक है, और यहाँ पर है पीएल 82,000, ये एंड वाला है, ठीक है, क्योंकि ईयर एंड का है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट, तो ये वाला क्या है 3,40,000 कॉस्ट ऑफ, कितने रुपए से इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया ना 3,40,000, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3,40,000, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट और क्या वाइटल इंफॉर्मेशन, और तो कुछ दिख नहीं रहा है मुझे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1 Jan 20x1। तो 20x1 में बी लिमिटेड का जो पीएल दिख रहा था, ठीक है, वो दिख रहा था स्टार्टिंग में बोल दिया है 30,000, ठीक है। फिर यहाँ पर out of which a dividend of 10% was paid on 1 August 20x1, और ये जो प्रॉफिट है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है इससे डिविडेंड पे किया गया है 1 अगस्त 20x1 को, ठीक है, 1 अगस्त 20x1 को पे किया गया है, लेकिन आउट ऑफ दिस प्रॉफिट ये बोल दिया है, देख लो 30,000 on 1 Jan, out of which a dividend of 10% was paid on 1 August 20x1। यहाँ पर इस प्रॉफिट से डिविडेंड दिया गया है, ये क्वेश्चन हमें बोल दिया है, ठीक है। तो अब ये जो डिविडेंड पे हुआ है किसने पे किया है, जिसका प्रॉफिट है उसने, किसका प्रॉफिट है, बी लिमिटेड। बी लिमिटेड कौन है, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। अब ये पहले ये बोलो कि ये वाला जो डिविडेंड पे हो रहा है ये हम लोग का ए लिमिटेड के लिए कौन सा डिविडेंड होगा, प्री या पोस्ट, इसने तो डेट ऑफ एक्विजिशन इसका ये वाला प्री 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 एक्विजिशन होगा, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड को मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है ए लिमिटेड क्रेडिट द डिविडेंड रिसीव टू इट्स पीएल अकाउंट, इन्होंने क्रेडिट कर दिया है, रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ है, रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल, क्योंकि पोस्ट
एक्विजिशन डिविडेंड नहीं था, तो वहां हमें ये रॉन्गली क्रेडिटेड टू पीएल हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएल से इसे डेबिट करनी है। लेस करना पड़ेगा डिविडेंड का जो भी अमाउंट होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये ऐसा ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट क्लास वाले क्वेश्चन में भी ये था कि अकाउंटेंट ने गलत कर दिया था, ठीक है। द प्लांट एंड मशीनरी स्टूड एट 1,50,000 ऑन 1 Jan 20x1। 20x1 को इसका प्लांट एंड मशीनरी है 1,50,000, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अच्छा, was considered as worth 1,80,000 on 1 July। 1 जुलाई को जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ उस दिन इन्होंने अपने इसका जो वैल्यू है प्लांट मशीनरी का वो 1,80,000 कर दिया है। दिस फिगर इज टू बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट। और इस फिगर को हमें कंसिडर करना पड़ेगा जब हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लगाएंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है 10% है, बस इतना ही बोल रखा है। कंप्यूट ऑन द बेसिस ऑफ यूजफुल लाइफ। अच्छा, डेप्रिसिएशन है 10%, डिप्रिशिएशन है एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन यहाँ पर देखो एक और चीज देखने को मिलेगा, प्लांट एंड मशीनरी का यहाँ देखो 1 लाख, ये तो रहा बी लिमिटेड। बी लिमिटेड का देखो प्लांट मशीनरी का वैल्यू 1,35,000 हुआ, ये कब हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। 31 दिसंबर में प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिख रहा है 1,35,000। तो 1,50,000 था जिसको कंसोलिडेशन डेट में इन्होंने 1,80,000 कर दिया था, जो कि अभी 1,35,000 इन्होंने दिखा रखा है, ठीक है। लेकिन हमें बोला है ये 1,80,000 के बेसिस पे ही हमें अपना बैलेंस शीट बना के दिखाना पड़ेगा, ये बोल रखा है, ठीक है। तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और प्रिपेयर करके क्या देना है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये देखो, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 20x1। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यहाँ निकाल के दिखा देते क्योंकि वो वर्किंग में करना पड़ता है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग 1600 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100 करके 80%, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 20%, ठीक है। अच्छा, अब ये डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होगा, यहाँ पर जो डिविडेंड पे हुआ है उसे हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड करके दिखाना पड़ेगा, मतलब हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस करना पड़ेगा, ठीक है, वो कर देंगे। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी का देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले डिविडेंड का अमाउंट निकाल लें। डिविडेंड शुड बी क्रेडिटेड टू, सॉरी ये तो पीएल में जाएगा नहीं, ये तो पोस्ट एक्विजिशन नहीं है, प्री एक्विजिशन है। तो डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% ऑन 1600 जो है रिसीव्ड बाय ए लिमिटेड शुड बी एडजस्ट अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसका वैल्यू कितना होगा, बोलो वैल्यू कितना होगा। 1600 शेयर्स पे एक एक शेयर कितना करके है, सब्सिडियरी कंपनी 100 करके है, तो 1600 इंटू 100 इंटू डिविडेंड का रेट कितना, डिविडेंड का रेट नहीं लिखा, डिविडेंड का रेट 10%, 10%। तो फिर कितना हो जाएगा 16,000। 00, ये 100 कट गया, 16,000 हो जाएगा। 16,000 का जो है डिविडेंड हो रहा है, जो कि हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग प्लांट मशीनरी के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखो प्लांट मशीनरी 1,50,000 था जिसपे 10% करके डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने 10% डेप्रिसिएशन ही सोच रखा था और इन्होंने इसको क्या कर दिया है 1,80,000 कर दिया है, ठीक है। तो
एप्रिसिएशन हुआ है, 1,50,000 से 1,80,000 एप्रिसिएशन हुआ है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ऐसे बोलेंगे कि 1,50,000 से 1,80,000 एप्रिसिएशन हुआ है तो गलत होगा, क्योंकि जब यहाँ पर जब हम लोगों ने एप्रिसिएशन मतलब जब अपने प्लांट मशीनरी का वैल्यू 1,80,000 किया, तब उस प्लांट मशीनरी 1,50,000 का थोड़ी था, वो तो 1 जन को था। तो इस पीरियड में तो ये प्लांट मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ है, तो डिप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू है उसके साथ 1,80,000 का कंपैरिजन करना चाहिए। मतलब 1 जन से लेके 1 जुलाई तक कितना डिप्रिशिएशन है वो हमें कैलकुलेट करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिप्रिशिएशन फ्रॉम 1 जन X1 से लेके 1 जुलाई X1 तक का डिप्रिशिएशन यहाँ पर लिख देते कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो डिप्रिशिएशन फ्रॉम दिस वन टू दिस वन कितना हो जाएगा, 1,50,000 का है प्लांट एंड मशीनरी इंटू 10% इंटू कितना बाई कितना होगा, जैन से जुलाई कितना दिन हो गया, कितना सॉरी मंथ हो गया, डे नहीं मंथ, 6 months. 6 मंथ, 6/12 तो कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे 7,500। 7,500। ठीक है, तो फिर ऑन 17X1 वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा, 1,50,000 माइनस 7,500 तो कितना हो रहा है, नहीं 17 पे तो वैल्यू 1,80,000 है। वो तो रिवैल्यूएशन करके है, लेकिन अपना तो बुक वैल्यू के हिसाब से देखना पड़ेगा ना। वो तो उन्होंने अच्छा रिवैल्यू किया है डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा अच्छा, तो 142,500। 1,42,500 होना चाहिए नॉर्मली प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू, जिसका वैल्यू इन्होंने 1,80,000 कर दिया है। ठीक है, हाँ तो अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, वो तो दिख रहा है वैल्यू बढ़ गया है, तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन बाय कितना हुआ वो निकालो, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, 37,500। हाँ अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन 1,80,000 माइनस 1,42,500, हाँ बोलो अब कितना, बाई 37,500। ₹37,500 ये हो जाएगा। इतना हमारा अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है। अब ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्या होता है, ये अपवर्ड मतलब ही प्रॉफिट हो गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग का क्या कौन से नेचर का प्रॉफिट हो गया, कैपिटल नेचर का। ठीक है, ये कोई रेवेन्यू, वैसे भी कभी भी रिवैल्यूएशन किया गया एसेट से जो भी प्रॉफिट होता है, चाहे कोई भी टॉपिक कर लो, अकाउंट्स करो या कुछ भी करो, ये कभी भी रेवेन्यू नेचर का नहीं होता, ये थोड़ी ना कोई प्रॉफिट कमाने का जरिया है। ठीक है, ये हमारा कैपिटल नेचर का होता है। तो ये कैपिटल प्रॉफिट में एडजस्ट कर देंगे। 37,500 जो है ये हम लोग का होल्डिंग को चला जाएगा 80% और सब्सिडरी को चला जाएगा, सॉरी सब्सिडरी नहीं, उससे क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को चला जाएगा 20%। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। अच्छा अब इसमें और एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि अब इसके बाद भी तो डिप्रिशिएशन लगेगा। ठीक है, इसके बाद कितना मंथ है, 6 मंथ्स है। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 मंथ्स को जो डिप्रिशिएशन लग रहा है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने तो 1,80,000 इसका एप्रिशिएशन वैल्यू कर दिया है, लेकिन अगर ये पूरा 1,50,000 के ऊपर अगर देखा जाए, क्योंकि देखो यहाँ इन्होंने जो 1,35,000 लाया है ये कैसे लाया है समझो। अब 1,80,000 का चीज 1,35,000 सिर्फ 6 महीने का डिप्रिशिएशन लग के तो हुआ नहीं होगा। तो देखो 1.5 लाख पे अगर हम लोग पूरा 10% डिप्रिशिएशन करते और हमारा कुछ रिवैल्यूएशन नहीं होता तो टोटल डिप्रिशिएशन कितना होता, 15,000। 1,50,000 पे अगर 10% डिप्रिशिएशन देखे तो पूरे ईयर के लिए कितना होता, 15,000। तो 15,000 लेस करने से कितना आएगा, ये 1,50,000 से 1,00,000। 135। हाँ, तो इसका मतलब इन्होंने कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ कर रखा है, इन्होंने इसका कोई इम्पैक्ट दिखाया ही नहीं है, लेकिन हमें उसका इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। मतलब इन्होंने पूरे साल भर डिप्रिशिएशन के नाम पे कितना एक्सपेंसेस बुक किया होगा, 15,000। हाँ डिप्रिशिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बाई
₹15,000। वो कैसे पता चला? वो चेक करके पता चल रहा है, ठीक है, कि 150 का एसेट 1,80,000 एप्रिसिएशन होने के बाद अगर हम 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो 6 मंथ से और आगे बच रहा है, तो 6 मंथ का 5% करके कितना आता है चेक करने का तरीका ऐसा होता है। 1,80,000 पे अगर हम लोग 5% लगाएंगे तो 6 मंथ का होगा, तो 5% कितना होता है? 90 या 9,000, एक बार देख लो। 9,000। तो फिर 1,80,000 से 9,000 लेस करने से 1,35,000 तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब इन्होंने वो पुराने मेथड से मतलब एप्रिसिएशन करके उसका कोई ट्रीटमेंट किया नहीं, उन्होंने 15,000 ही डेप्रिसिएशन लगा दिया, जबकि हमें 15,000 डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग को डेप्रिसिएशन जो है अलग तरीके से लगाना पड़ेगा, मतलब एसेट का जो वैल्यू है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन चलेगा। तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या चलेगा? 1,80,000 पे अभी जो निकाला कितना हुआ था? 9,000। तो हमारे हिसाब से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड इतना है, लेकिन डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉर्डेड कितना होना चाहिए? 9,000। 9,000, ठीक है। ये हो जाएगा 1,80,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये हो जाएगा 9,000। हम लोगों ने 15,000 रिकॉर्ड कर रखा है, और वो 15,000 कैसे है? दो पार्ट में है। एक बार है 7,500, क्योंकि देखो प्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ पर जो डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद से देखना है कि हम लोगों ने डिप्रिशिएशन कितना चार्ज किया है और पहले कितना करके रख दिया है, मतलब गलती से कितना करके रखा है। यहाँ पर देखो 7,500, 15,000 का यहाँ 7,500, तो यहाँ कितना बिना कैलकुलेट किए तो बोल सकते हैं, बाकी भी तो 7,500 ही हो रहा है, 6 मंथ 6 मंथ। लेकिन इस पीरियड में होना कितना चाहिए? 9,000। तो मुझे और भी एक्सपेंस कितने का दिखाना पड़ेगा? ये 1,500 दोनों का डिफरेंस, हाँ, ये दोनों का डिफरेंस करने से जितना आएगा उतना दिखाना पड़ेगा, यानी कि 1,500। पूरा 15,000 के साथ हम लोग उसे कंपेयर नहीं करेंगे, वो तो जस्ट मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो तुम लोग अपने हिसाब से लैंग्वेज ठीक कर लेना। मैंने लिखा है डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्डेड 15,000, ये फॉर 12 मंथ्स है, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स। लेकिन मुझे पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन ठीक नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 6 मंथ्स का ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पर ये एडजस्ट जो है 1,500 से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडजस्ट इन डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? 7,500 नहीं, पहले 9,000 लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा ना। 9,000 चार्ज होना चाहिए, मैंने 7,500 किया है, गलती से भी हो किया है, और मुझे कितना चार्ज करना पड़ेगा? 1,500। तो एडजस्ट हो जाएगा डिप्रिशिएशन में 1,500, ठीक है, ये लिख दिया। अब हम एक एक पॉइंट करके जो है लिखवा देते, ठीक है। ये इतना सारा एडजस्टमेंट हमें यहाँ पर ये ड्रॉ से समझ में आ रहा है कि ये सब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम वर्किंग नोट नंबर 3 लिख रहे हैं। 3 लिखा ना ऑलरेडी, 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा? अब हम लोग को निकालना पड़ेगा जो है प्रॉफिट कैपिटल नेचर का और रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट, ठीक है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ जो है कंट्रोल निकालना पड़ेगा ये, और वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, ये सब हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रॉफिट कैपिटल इन नेचर, मतलब कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, जो परचेस करना पड़ेगा होल्डिंग को सब्सिडियरी से, ठीक है। तो कौन सा प्रॉफिट परचेस करना पड़ेगा? सबसे पहले कितना प्रॉफिट परचेस करना पड़ेगा? ये 30,000, लेकिन इसमें से डिविडेंड दिया जाएगा तो उतना लेस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये देखो, ये पीएल का अगर हम लोग ट्रीटमेंट देखें तो पीएल का ट्रीटमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर एक बार देख लो। पीएल यहाँ पर जो 82,000 बी लिमिटेड का क्लोजिंग में दिख रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग में था हम लोग का 30,000। अच्छा, और इसका कितना था ये देख लेते हैं। ये जनरल रिजर्व था 1,00,000, तो इसका प्रीपोर्शन और ये इसका प्रीपोर्शन, जनरल रिजर्व 1,00,000 ये एंड में था। अच्छा, तो स्टार्टिंग में भी कितना जनरल रिजर्व रहा होगा? मुझे एक चीज बोलो कि जनरल रिजर्व मेरा क्लोजिंग में 1,00,000 दिख रहा है, ओपनिंग में यहाँ पर हमें कुछ नहीं बोला है कि जनरल रिजर्व था, और हमें ये भी नहीं बोला है कि इस बार जनरल रिजर्व हमारा कुछ क्रिएट हुआ है, तो फिर हम लोग जनरल रिजर्व को क्या माने?
मतलब यहाँ तो जनरल रिजर्व का मुझे डेटा नहीं दिया है ना, कहाँ देता है वो, नीचे एडजस्टमेंट में लिख देता है। मुझे ये भी नहीं बोला है इस बार इसने जनरल रिजर्व क्रिएट किया है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हम मान सकते हैं कि इस बार 1 लाख का जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ है तो वो पोस्ट नेचर का हो जाएगा, ठीक है। या तो हम लोग ये एजम्पशन ले सकते हैं कि पहले भी इनके पास 1 लाख था, कुछ एडिशन नहीं हुआ तो एंड में जाके भी 1 लाख ही रह गया। दोनों में से कोई भी एक एजम्पशन के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब क्या हम समझा पाए ये वाला बात? यहाँ पर जनरल रिजर्व हाँ कुछ मैम। नहीं दिया है, ठीक है। हाँ तो दो चीज मान लो, या तो इसमें ऐड 1 लाख होके ये एंड में 1 लाख हुआ है, या फिर ये पहले से 1 लाख शुरू से था, ही 1 जीरो लाख है। ऐड होके 1 लाख ही रहा है, ठीक है। तो हम्म, अब यहाँ पर जिस हिसाब से आंसर है मैच करने में मुझे थोड़ा आसानी होगा, बाकी तुम लोग जैसे मानोगे वैसा ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आंसर मैच कर लेंगे तो मुझे भी तसल्ली रहेगा। तो हम इसको ये मान के कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मानने के लिए बोला गया है आंसर में, कि इसको क्या मान के आंसर करना है हम लोगों को, कि ये अजम्पशन ले रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में भी 1 लाख ही था जनरल रिजर्व, ठीक है, और यहाँ जीरो एड ऑन होके ये 1 लाख ही हुआ है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट प्री का हो जाएगा। और अगर वैसा नहीं मानोगे तो उसका ट्रीटमेंट पोस्ट का हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व तो हम लोग प्री प्रॉफिट का जो प्री नेचर का कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रॉफिट कैपिटल इन नेचर यानी प्री, ठीक है। अब प्री में प्रॉफिट यानी रिजर्व सरप्लस अभी आ रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लिख के हम लिख देते रिजर्व सरप्लस कैपिटल इन नेचर यानी प्री रिजर्व सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ पर रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले आ जाएगा जनरल रिजर्व, फिर PF। तो जनरल रिजर्व का 1 लाख, ठीक है, जनरल रिजर्व का 1 लाख। अच्छा, पीएल का कितना हो जाएगा? देखो इस ये पूरा नहीं जाएगा, ये सबका 80% कर देंगे एंड में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो हम लोग एक एक पॉइंट करके कर रहे हैं। पीएल का यहाँ 30,000 था, ठीक है, उसमें से डिविडेंड दे दिया जाएगा तो उतना लेस हो जाएगा, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 30 से 82 पीएल हुआ है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो ये 30,000 प्री एक्विजिशन है, बट ये पूरा का पूरा प्री मतलब ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो प्री नेचर का होने से भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी में से डिविडेंड दिया गया है तो उतना डिविडेंड हमें लेस कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 11x1 को है 30,000, लेस कर देंगे इसमें से डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना लेस करोगे? जितना उसका शेयर है, मतलब ऐसा मत लेस कर दो ये 16,000, तो गलत हो जाएगा। ये तो सिर्फ होल्डिंग को दिया गया डिविडेंड का कैलकुलेशन है, लेकिन जब कोई कंपनी डिविडेंड बांटता है तो वो तो सभी को बांटेगा ना, तो उसका प्रॉफिट उतने से कम होगा। तो यहाँ पर डिविडेंड कितना माइनस होगा? जितना उसका शेयर कैपिटल था पूरे से माइनस होगा। तो शेयर कैपिटल कितना था टोटल बी लिमिटेड का? 2 लाख, ठीक है। 2 लाख पे कितना परसेंट दिया गया है? 10%, तो कितना होगा? 20,000। 20,000। तो फिर कितना प्रॉफिट बचेगा? प्री नेचर का कितना प्रॉफिट बचा डिविडेंड देने के बाद? 10,000। 10,000, ठीक है, डिविडेंड देने के बाद 10,000 का प्रॉफिट बचा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, अब यहां से यहाँ इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया। अगर 30,000 से ये 20,000 लेस होके 10,000 हो गया, तो फिर अब फिर से एक बार पीएल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों? सुनो, क्योंकि एक्विजिशन क्योंकि 1 जुलाई को हुआ है, बात समझो, क्योंकि एक्विजिशन 1 जुलाई को हुआ है तो अर्नड प्रॉफिट को हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। तो अर्नड प्रॉफिट कितना है? 30,000 से 20,000 डिविडेंड चला गया, बच्चा 10,000, टोटल इधर 82 हुआ है इंक्रीज होके, तो अर्नड प्रॉफिट कितना हुआ है? नहीं समझ में आया। ये 32 से उन्होंने 30 से बोल दिया कि हम लोग डिविडेंड दे देंगे, तो अगर डिविडेंड देंगे तो इनका जो प्री प्रॉफिट बचा है है वो वो 10,000 हो 10,000। जाएगा, ठीक है। तो अब ये 10,000 बढ़ के 82 हुआ है, तो ड्यूरिंग द ईयर अर्नड कितना 72। हुआ? हाँ, वही 72,000, ये चीज हम पूछना चाह रहे थे। 72,000 बाय, देखो अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि ये 72 पूरा का पूरा पोस्ट नहीं, क्योंकि प्री पीरियड यहाँ पर भी आ रहा है, ये बाकी पोस्ट पीरियड है। प्री तो पीरियड जैन से 36 लेके, 36। हाँ, तो ये 6 मंथ्स, हाँ, इक्वल इक्वल हो जाएगा ये 6 मंथ्स। तो इसका मतलब प्री प्रॉफिट में 72,000 का 6 मंथ्स का मतलब 36,000 जो है हमारा प्री पीरियड में जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को लिखे कैसे? तो देखो हम ऐसे करके प्रेजेंटेशन करके दे रहे हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर
20x1 मैंने पूरा प्रॉफिट ही दिखा दिया 82,000, क्योंकि ये पोस्ट नेचर का होता है, बट हम लोग पोस्ट नेचर का प्रॉफिट थोड़ी ना प्री में दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि इसमें प्री इंक्लूडेड है तो हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। अब यहां से लेस कर देंगे हम लोग 10,000। कौन सा 10,000? ये वाला जो बिगिनिंग में था, ठीक है। तो 10,000 क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ऑन 1x1, ठीक है। ये 10,000 रहा। ये 10,000 कैसे? ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो एक बार अपने बाद में समझने के लिए यहां से ये एरो डालो तो याद रहेगा कहां से आ रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत सारा चीज इधर उधर करके दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन अलग है। तो ये 72,000 हो गया। ये क्या आ गया? ये आ गया प्रॉफिट फॉर 20x1, ठीक है। ये 20x1 का प्रॉफिट आ गया, अर्नड प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन इसमें प्री पोस्ट दोनों इंक्लूडेड है, तो यहां पर से लेस कर देंगे प्रॉफिट फ्रॉम 1 से लेके 1 जुलाई x1 तक, ठीक है। तो 6 मंथ्स का, दैट इज 6 मंथ्स का 36,000। ये मेरा जो है, सॉरी, ये मुझे ऐसे नहीं, डेट मुझे लेस करना है जुलाई से लेके ये वाला, मुझे प्री पोर्शन का लेना है। मतलब मुझे जुलाई से लेके दिसंबर वाला लेस कर देना चाहिए, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्री वाला, ठीक है। तो प्री वाला कितना आ जाएगा? 36,000, ठीक है। ये आ गया 36,000। अच्छा, अब यहाँ पर जब रिवैल्यूएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मेरा प्री प्रॉफिट होता है, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मेरा कितना आया? अभी हम लोगों ने निकाला था, कहाँ चला गया? ये रहा 37,500। तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐड हो जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 37,500, ठीक है। तो ये हो गया, ये सारा चीज प्री का हो गया। तो प्री का ये पूरा ऐड करके बताओ, 1,10,000, 36,000, 37,500 कितना आ रहा है? One lakh 83,500. 1,83,500, ठीक है। अब ये प्रॉफिट का 80% होल्डिंग को चला जाएगा, ठीक है। और इसका 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। तो 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा, और ये 80% जो है होल्डिंग अपने किस में लिखेगा? होल्डिंग जब अपना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस कर देगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस कर देगा। ये हो गया ट्रीटमेंट पहला वाला, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से मिला हम लोग को? ये मिला है वर्किंग नोट नंबर 3 से, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3 से। अच्छा, अब वर्किंग नोट नंबर 5 करते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये कैसे निकालेंगे? तो रेवेन्यू प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम 1 जुलाई x1 से लेके 31 दिसंबर x1 तक, ठीक है। यहाँ तक का प्रॉफिट कितना होगा? बोलो, यहाँ से देख के बता सकते हो कितना होगा। अभी तो कैलकुलेट 36,000। 36,000, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग प्रेजेंट करना चाहे कि कैसे करके लिखे, तो ऐसे लिख सकते हो, 82,000 ईयर एंड में हुआ, लेकिन उसमें से हम लोग को 10,000 लेस कर देना है, इंटू 6/12 कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रॉफिट में भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है पता है? इसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रखा है? सिर्फ और सिर्फ 7,500, जबकि करना कितना चाहिए? 9,000, ठीक है। तो उसे भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो आफ्टर 6 मंथ्स का ही है, तो जस्ट इसमें एडजस्ट करेंगे तो हो जाएगा, इसलिए प्री वाले में कुछ नहीं करना पड़ा। तो हम लोग को ये प्रॉफिट कितने से कम करना पड़ेगा? बोलो, इसमें कितना डिप्रिशिएशन कम दिखाया है? हाँ बोलो। 1,500. 1,500 से कम करना पड़ेगा। उसको क्या लिखेंगे? डेप्रिशिएशन अंडर चार्ज, ऐसे लिख देते हैं, अंडर चार्ज। और इसका डिटेल्स तो मैंने पहले लिखवाया है, तो उसका वर्किंग नोट नंबर 3 लिख देते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा? 34,500।
34,500 बस प्रॉफिट के नाम पे, मतलब रेवेन्यू, मतलब जो पोस्ट प्रॉफिट है, पोस्ट प्रॉफिट के नाम पे बस यही वाला चीज आएगा और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि जनरल रिजर्व को हम लोगों ने पोस्ट माना नहीं है, तो बस पीएल आएगा, उसमें एडजस्ट कर दिया। अब इसका भी क्या हो जाएगा, दो पोर्शन हो जाएगा। 80% होल्डिंग को चला जाएगा, होल्डिंग कहाँ दिखाएगा, अपने पीएल में ऐड करके दिखाएगा, और 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएगा, जहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपने कैलकुलेशन में उसे ऐड करके दिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जितना शेयर मिला, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कितना हो जाएगा, 2 लाख था शेयर कैपिटल, 2 लाख का 20% है ना, तो 2 लाख रुपए का 20% ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 2 लाख का 20% हो जाता है 40,000। ठीक है, और ऐड कर देंगे प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। तो पोस्ट प्रॉफिट तो अभी भी यहाँ लिख रखा है, देखो 34,500 का 20% बता दो कितना होगा। वर्किंग नोट नंबर 5, हाँ बोलो। 6900 6900 और प्री प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, प्री प्रॉफिट मिलेगा वर्किंग नोट नंबर 4 से, जो कि है 1,83,500 का 20%, तो ये भी बता दो 1,83,500 का 20%। 36,700। अच्छा, ये सब ऐड करके बता दो एक बार। बोलो। 83,600 83,600 हो गया। अच्छा, इसके बाद और क्या निकालना बाकी है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बहुत बड़ा है क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो इसमें क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्राइंग में लिखवाया था, जो ड्रॉ किया ना, वहां से देख के बता सकते हैं, या मुझे ही देखना पड़ेगा, चल हम देख लेते हैं। ये रहा COI 3,40,000। ठीक है, अब यहां से क्या क्या लेस करेंगे, नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ठीक है, तो नेट वर्थ में क्या क्या जाएगा, नहीं पहले प्री वाला पोर्शन लेस करते हैं। प्री, हाँ वो सब तो लेस होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड था वो लेस करेंगे पहले, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना आया था 16,000। 16,000। तो फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेट करके कितना आ जाएगा 324। 3,24,000। अब नेट वर्थ को लेस कर देते हैं, नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। फ्री तो वाला नेट, प्रॉफिट भी मैम लेस होगा क्या? हाँ वो नेट वर्थ के साथ ऐड करके भी कर सकते हो या फिर इंडिविजुअली भी कर सकते हो, दोनों में ही सेम आंसर आता है, माइनस ही होना है। अच्छा अच्छा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग को कितने से करना पड़ेगा, यहाँ 1,600 इतना शेयर्स, रिजर्व सरप्लस ऐड करके भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली रिजर्व और सरप्लस को लेस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा शेयर का हो जाएगा 1,600 इंटू 100। ठीक है, इतना शेयर लिया है, कोई प्राइस नहीं बोला है, तो सेम वही मान लेंगे। ये कहाँ चला गया था, ऊपर में बोला था, जो भी ऊपर में बोला हुआ था ना 1,600। तो ये हो गया हम लोग का नेट वर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 16,000। ठीक है, और लेस कर देंगे नेट वर्थ में, एक तो शेयर कैपिटल होता है और एक होता है हम लोग का प्री रिजर्व सरप्लस में जो भी आएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व सरप्लस ही हमें नेट वर्थ बताता है। तो इसको इनर कॉलम में लिख देते हैं, एक ही बार में बाहर में लिख देंगे। ठीक है, तो 1,60,000 और लिख दिए तो रहने दो, कोई बात नहीं, माइनस कर लेना। प्री रिजर्व सरप्लस हम लोग का ऑलरेडी किया हुआ है, ये वाला 80% ये लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा 1,83,500 में 500 का 80%, देखो कितना हो रहा है, हम लिखते हैं यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4, 1,83,500 का 80%। 1,46,800। अब ये दोनों को ऐड करो, 1,46,800, अब ये दोनों को ऐड करो, यहाँ से लेस हो जाएगा 3,06,800। 3,06,800। अब लेस कर दो इसमें से,
17,200। तो गुडविल की कैपिटल रिजर्व हुआ 3,24,00,000 पे किया और हम लोग को मिला 3,06,800 का चीज, यानी गुडविल हो जाएगा। अच्छा, लगभग सब हो चुका है और एक वर्किंग नोट होगा, मतलब इसको नहीं बनाएंगे तो फिर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम होगा। बता रहे कौन सा वाला? प्लांट मशीनरी का वैल्यू एक्चुअली कितना निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो एंड में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डी लिमिटेड का ही इसमें प्रॉब्लम है, तो देखते हैं। प्लांट मशीनरी है इसके पास 1,35,000 का था, ठीक है। देखो यहाँ पर 31 दिसंबर X1 को वैल्यू दिखा रहा है ये लोग 1,35,000, ठीक है। लेकिन ये एप्रिसिएशन होगा, मतलब 1,35,000 नहीं, एक मिनट। लेकिन हम लोग का डिप्रिशिएशन जाएगा यहाँ पर, एक सेकेंड। ओपनिंग से स्टार्ट करेंगे ना। ओपनिंग से भी कर सकते हो, लैंड बिल्डिंग ये 1,35,000 प्लांट एंड मशीनरी, उससे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। हम लोग का आना चाहिए 1,71,000, ठीक है। वैसे करके देख लेते, चलो वो भी चलेगा हम लोग का। देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं 11X1 को था 1,50,000, फिर लेस डेप्रीशिएशन 17X1 तक हुआ, आधा डेप्रीशिएशन 7,500, कितना हो जाएगा? 142,500। 142,500 प्लस कर देते हैं एप्रिशिएशन, वो कितने का था? 1,80,000 हो जाए, उतना दिखाना है। 37,500। 500, तो ये कितना हो जाएगा? 180। 1,80,000। अब इस पे लेस करेंगे डेप्रिशिएशन, तो टोटल मतलब हम लोग तो कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होना चाहिए? 171। 9,000, मतलब टोटल 9,000 होना चाहिए। 7,500 हुआ था और 1,500 होगा, तो ओवरऑल तो 9,000 ही होना चाहिए ना। तो फिर कितना आ रहा है? 171। 1,71,000, तो यही होना चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे करें, मतलब एप्रिसिएशन तो दिखा दिया, डिप्रिशिएशन फॉर कैसे लिखे? 1 जुलाई X1 से लिखेंगे 31 दिसंबर X1 तक, ऐसे करके दिखा देंगे। 1,80,000 इंटू 10% इंटू 6/12, जिसमें लेकिन एक चीज है कि हम लोग 7,500 किए थे, अब हम लोग और मतलब 9,000 कर रहे, 9,000 तो होना हाँ चाहिए। होना शुड चाहिए। अब बी इसको, चार्ज। हाँ इट तो शुड इसको बी। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका था 7,500, तो हम लोग को अभी 9,000 करना है, बट हम लोग सिर्फ 1,500 करेंगे तो हो जाएगा, तो 1,71,000 आ जाएगा। मतलब इसको अगर हम दिखाना चाहें तो इसको कैसे दिखाएं? एडिशनल डेप्रिसिएशन। हाँ वैसे ऑलरेडी दिखाना चार्ज, पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज। एक्स्ट्रा चार्ज करके वो दिखाना। तो इसमें ना हम स्टार लगा देते, उसको वैसे करके लिख लेना पड़ेगा 1,71,000। ये बी लिमिटेड का वैल्यू हो जाएगा, जो एसेट का होना चाहिए। एसेट में प्लांट मशीनरी, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक वर्किंग नोट बना देते हैं, लास्ट वर्किंग नोट 9 की पीएल जो है वो ए लिमिटेड, मतलब होल्डिंग कंपनी का पीएल कैसे दिखेगा। तो देख लो, ये जो यहाँ पर डिविडेंड का ट्रीटमेंट हम दिखा देते कैसे होगा। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना था? होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट था 57,200, ठीक है। 57,200, और उसके अकाउंटेंट ने गलत किया था, डिविडेंड इसमें क्रेडिट कर दिया था, जबकि वो प्री एक्विजिशन था, तो डिविडेंड रॉन्गली क्रेडिटेड। कितना लेस हो जाएगा? 16,000। तो फिर कितना होना चाहिए डिविडेंड, मतलब इसका पीएल फिर कितना दिखना चाहिए? 41,200, और प्लस यहाँ पर कर देंगे पोस्ट प्रॉफिट। पोस्ट प्रॉफिट जो कि पीएल में ऐड हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा पोस्ट प्रॉफिट? 80%। 34,500 का 80%, तो एक बार बता दो कितना।
$27,600 27,600 ठीक है। तो फिर ये दोनों ऐड करने से 008 8 4 2 6 68,800 ये ए लिमिटेड का पीएल का पोर्शन होना चाहिए। ये मैंने इसीलिए बना दिया कि अगर तुम लोग बैलेंस शीट घर पे चाहो तो सारा चीज रेडी है, आराम से बना सकते हो। मैंने मैक्सिमम वर्किंग नोट बना दी क्योंकि आज बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो मुझे पहले ही समझ में आ गया, क्वेश्चन इतना बड़ा है, तो मैंने मैक्सिमम वर्किंग नोट बना दिया। अब तो बस तुम लोग को देख देख के लिखना है, कुछ मेहनत तो ऐसे करना नहीं है, बस ऐड कर करके लिख देना है, बाकी सारा चीजें ऐड होगा, सिर्फ देखना है रिजर्व सरप्लस में कैसे करके लिखोगे। उसके लिए मैंने वर्किंग नोट बना दिया इतना सारा, उससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला अभी तो करने के लिए कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये हम होमवर्क दे देते हैं कि बैलेंस शीट तुम लोग रेडी करना, ठीक है। तो दो क्वेश्चन में से एक ही हो पाया, चलो, और एक आधा हुआ, और बाकी जो क्वेश्चन है देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कितना कंप्लीट हो पाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वाला हम लोग बैलेंस शीट करने के बाद बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना, थैंक यू मैम। बाय।